हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 8 ऑफ आवर क्रैक सीरीज। आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस लेक्चर से एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ वो आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, लेक्चर के बाद आप भी देखोगे कि आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। राइट, आज के लेक्चर में हम ज़्यादा टॉपिक्स नहीं कवर करेंगे, मगर हाँ सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं। जैसे ये बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला देखेंगे कि कौन से बैक्टीरिया किस तरह से हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इकोनॉमी में ही घुस जाएंगे और फाइनेंशियल मार्केट के जो बहुत ही ऊट पटांग से टर्म है फाइनेंशियल मार्केट्स के, जो कि आपको बहुत परेशान करते हैं, ठीक, कन्फ्यूजिंग है, उनको बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। राइट, सो लेट्स बिगिन विद डे 8 ऑफ और क्रैक सीरीज़। अगर आप लोग प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट लिख दिया करो, मुझे रोज़ बोलना ना पड़े, ठीक है। बिकॉज देखो 45 डेज तक ये सीरीज तभी चल पाएगी जब मुझे पता रहेगा आप लोग प्रेजेंट हो। ओके, मुझे सन्नाटे में पढ़ाना पसंद नहीं है। अगर आप लोग पढ़ोगे तभी पढ़ाऊंगा। राइट, और पढ़ोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा, मैं आपको देख तो रहा नहीं हूँ। तो यू शुड राइट पी, ओके, प्रेजेंट हो आप। जैसे आप क्लास में स्कूल जाते थे पहले अटेंडेंस लगती थी ना, वैसे समझ लो कि आपकी अटेंडेंस पहले इस क्लास में लगती है, उसके बाद ये क्लास शुरू होती है। सो लेट्स बिगिन नाउ। सबसे पहले कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं एग्रीकल्चर में। राइट, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हमारे लिए यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं ये बैक्टीरिया, राइजोबियम, अजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम। राइट, सबसे पहले बताओ कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, आपको पता है क्या फिक्स हो रहा है नाइट्रोजन में? देखो, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है ना, उसको हमारे लिए यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसे ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। राइट, जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस को एयर से यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले प्लांट्स को क्या चाहिए, नाइट्रोजन को कोई फिक्स कर दे, फिक्स्ड फॉर्म में नाइट्रोजन जो है प्लांट्स को चाहिए। राइट, और वो फिक्स करने का काम कौन करता है? कुछ बैक्टीरियाज करते हैं, जैसे राइजोबियम। राइजोबियम कहाँ रहता है? जो लेग्यूम्स होते हैं, ठीक है, लेग्यूम्स जैसे जो पीज हो गए, ठीक है, और बीन्स हो गए, ये लेग्यूम्स होते हैं ना, इनके रूट्स में होते हैं। राइट, इनके जो नोड्यूल्स होते हैं उसके रूट में राइजोबियम पाया जाता है। तो ये राइजोबियम भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है एक। राइट, उसी तरह एक ओजोटोबैक्टर भी है, ठीक है, ये सॉइल में रहता है बैक्टीरिया, सॉइल में एग्जिस्ट करता है। वैसे ही क्लॉस्ट्रीडियम है। क्लॉस्ट्रीडियम जो है लो ऑक्सीजन वाला बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है, तो क्लॉस्ट्रीडियम भी याद रखना। ओके, तो ये बैक्टीरियाज मिलकर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और वो नाइट्रोजन जो हमारे ट्री होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, सिमिलरली बायो रेमेडिएशन क्या होता है? बायो रेमेडिएशन मतलब ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करना पॉल्यूशन को क्लीन करने के लिए। राइट, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को, बायो वर्ल्ड है मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, उनको यूज़ करते हैं हम पॉल्यूशन को क्लीन करने के लिए। राइट, क्या क्लीन करते हैं ये बैक्टीरिया, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स? ये क्लीन करते हैं ऑयल स्पिल्स को, टॉक्सिक केमिकल्स को हटाने में, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कम करने में। ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जैसे स्यूडोमोनास और एल्कालिजेंस, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, इनको जब पॉल्यूटेंट्स में मिक्स किया जाता है तो ये बैक्टीरिया पॉल्यूटेंट्स को तोड़ देते हैं और उसको हार्मलेस सब्सटेंस बना देते हैं। ठीक है, जैसे ओशियन में सपोज ऑयल स्पिल हो गया है, ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, उस ऑयल को ब्रेक करेंगे। तो एनवायरनमेंट को सेव करने में इन बैक्टीरियाज का बहुत ज़्यादा हाथ है। ओके, तो याद रखना एग्जाम में अगर कभी ये बैक्टीरिया दिखें, राइजोबियम, अजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, समझ लो नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात हो रही है। राइट, इसमें याद रखना कि ये अजोटोबैक्टर सॉइल में, ऑक्सीजन रिच सॉइल में होता है, और क्लोस्ट्रीडियम जो है एनारोबिक कंडीशंस में होता है। ठीक है, लेस ऑक्सीजन में या विदाउट ऑक्सीजन भी एग्जिस्ट कर सकता है। वहीं बायो रेमेडिएशन में स्यूडोमोनास, एल्कालिजेंस, इस तरह के बैक्टीरियाज यूज़ होते हैं। डेयरी इंडस्ट्री में भी कुछ बैक्टीरियाज का यूज़ किया जाता है, जैसे लैक्टोबैक्सिलस, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। लैक्टोज क्या होता है, मिल्क में जो शुगर मिलती है उसको लैक्टोज बोलते हैं, मिल्क शुगर को लैक्टोज बोलते हैं। तो मिल्क की जो शुगर होती है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करके दही बना देते हैं। तो ये होता है इन बैक्टीरियाज का कमाल। ठीक है, सबसे पहले लैक्टोबैसिलस क्या है, एक तरह का लैक्टिक एसिड वाला बैक्टीरिया है। क्या है? लैक्टिक एसिड वाला बैक्टीरिया है। ओके, ये क्या करता है, मिल्क शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। राइट, ये मिल्क को और ज़्यादा खट्टा बना देता है, सोर बना देता है और थिक बना देता है। राइट, तो इसकी वजह से होता क्या है, ये बैक्टीरिया कहीं ना कहीं आपका जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव डाइजेशन। राइट, और कहीं ना कहीं हार्मफुल बैक्टीरिया से प्रिवेंट करता है आपके मिल्क को। राइट, ये चीज़ हो गया। इसीलिए आप दूध में अगर 1 चम्मच भी कर्ड मिला दोगे ना, तो ओवरनाइट आपने जितने दूध में 1 चम्मच कर्ड मिलाया है वो पूरा दूध ही कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा एक रात के अंदर। ठीक है, तो ये लेक्चर साथ साथ आपको कुकिंग भी सिखा देंगे धीरे धीरे, किचन में जो भी चीज़ें बनती है ना वो धीरे धीरे सिखा दूंगा मैं आपको। मटर पनीर की रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स में बता देना। ठीक है, साइमल्टेनियसली स्ट्रेप्टोकोकस, ये भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज होते हैं, ये लैक्टोबैसिलस के साथ साथ काम करते रहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से फर्मेंटेशन बहुत क्विकली हो जाता है।
राइट। ये कहीं ना कहीं जो कर्ड में फ्लेवर आपको हल्का सा आता है ना, योगर्ट में, कर्ड में, वो टेक्सचर मेंटेन करने में स्ट्रेप्टोकोकस का बहुत बड़ा हाथ होता है। योगर्ट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये बैक्टीरिया, योगर्ट इंडस्ट्री में, राइट। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, दोनों साथ साथ काम करते हैं, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस, दोनों का नाम याद रहेगा। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, सॉयल बैक्टीरिया, जो कि रेटिंग में हेल्प करते हैं। फाइबर की रेटिंग होती है, जैसे जूट का जो फाइबर होता है उसकी रेटिंग होती है। क्या होता है रेटिंग का मतलब? रेटिंग का मतलब एक प्लांट के स्टेम से, एक जो प्लांट का स्टेम होता है उससे उसके फाइबर्स को सेपरेट कर देना, राइट। इसके लिए कुछ बैक्टीरियाज भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि क्लॉस्ट्रीडियम जो हमने पढ़ा था, राइट, अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला, वो भी यूज़ होता है इसमें, राइट। इसमें बैसिलस भी यूज़ होता है, राइट। इनका मेन काम होता क्या है? एक्चुअली होता क्या है कि प्लांट्स में एक पैक्टिन नाम का सब्सटेंस होता है। पैक्टिन जो होता है वो ग्लू लाइक सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से फाइबर जो है प्लांट स्टेम से जुड़े हुए होते हैं। तो क्या किया जाता है, प्लांट्स को रात भर पानी में डाला जाता है और ये बैक्टीरियाज जो होते हैं उस पर एक्ट करते हैं और फाइबर्स को सेपरेट करते हैं। इस पैक्टिन को जो है तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं पैक्टिन को, ठीक है, जो ग्लू लाइक सब्सटेंस होता है। तो इस तरीके से रेटिंग की जाती है, इस चीज़ को याद रखना, ओके। इसकी वजह से जो जूट बैग्स वगैरह बनते हैं ना, वो सब रेटिंग के बाद ही बनते हैं, ठीक है। टोबैको इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन होता है, राइट, जिससे जो टोबैको होता है उसका अरोमा, उसका फ्लेवर और ज़्यादा इंप्रूव किया जाता है, राइट। तो इसमें कुछ सॉयल बैक्टीरियाज का यूज़ होता है, जैसे कि बैसिलस मेगाटेरियम। ये टोबैको के फ्लेवर और अरोमा को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होता है, राइट। जो टोबैको के अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उसको ब्रेक करता है, उसकी जो हार्शनेस होती है, राइट, वो कम करता है और उसका टेस्ट इन्हांस करने का काम होता है इस बैक्टीरिया का, बैसिलस मेगाटेरियम, राइट। तो क्या किया जाता है, टोबैको लीव्स को स्टोर किया जाता है ताकि ये बैक्टीरिया उन लीव्स पे एक्ट कर सके और बेटर क्वालिटी का टोबैको निकल के सामने आ सके। तो टोबैको इंडस्ट्री में जो फर्मेंटेशन होता है उसमें बैसिलस मेगाटेरियम का बहुत बड़ा रोल है, इस चीज़ को याद रखना, ओके। एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में किस तरह के बैक्टीरिया का यूज़ होता है? स्पेक्ट्रोमाइसिस, ठीक है। एक्चुअली ये एक जीनस है, एक बैक्टीरिया का फैमिली होती है जिसका नाम है एक्टिनोमाइसिट्स, राइट। तो ये एक्टिनोमाइसिट्स का सबसे लार्जेस्ट जीनस है स्ट्रेप्टोमाइसिस, तो आपको एक्टिनोमाइसिस भी याद रखना है, राइट। एक्टिनोमाइसिट्स और उसका जो लार्जेस्ट जीनस है स्ट्रेप्टोमाइसिस, दोनों ही याद रखना है, राइट। तो होता क्या है, ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये मेनली सॉइल में मिलते हैं आपको, राइट, और बहुत ही रिच ऑर्गेनिक सॉइल में मिलेंगे ये बैक्टीरिया, और ये एंटीबायोटिक्स बनाने के काम आते हैं, राइट। जब बारिश होती है ना बहुत ज़्यादा धरती पे, तो आपको जो स्मेल से मिट्टी की जो महक आती है बारिश के बाद, वो इन्हीं बैक्टीरियाज की वजह से आती है, एक्टिनोमाइसिट्स फैमिली की बैक्टीरिया की वजह से, राइट। ये बहुत फिलामेंट वाले बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, फिलामेंट वाले और फंगस लाइक होते हैं, थोड़े से फंगस जैसे दिखते हैं। तो ये फंगस लाइक बैक्टीरिया जो होते हैं यही एंटीबायोटिक्स बनाने के काम आते हैं, राइट। जैसे कि जो स्पेक्ट्रोमाइसिन बैक्टीरिया है वो ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में काम आता है, उसके एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, राइट। वैसे ही टेट्रासाइक्लिन जो है वो बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बनाने के काम आता है, राइट। एक्चुअली ये तो खुद ही एंटीबायोटिक से ही नाम है, राइट। तो ये एंटीबायोटिक्स जो है ट्यूबरक्लोसिस के काम आता है, ये एंटीबायोटिक जो है वो बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, काफ़ी सारी डिजीज़ में काम आता है। वैसे ही एक और एंटीबायोटिक है एरिथ्रोमाइसिन, ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए काम आता है। तो कुछ एंटीबायोटिक्स की डिटेलिंग भी हो गई यहाँ पे, राइट। इसके अलावा ये एंटीबायोटिक्स करते क्या हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में होते हैं उनकी ग्रोथ को या तो बिल्कुल ही बंद कर देते हैं या फिर एटलीस्ट कम कर देते हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज की ग्रोथ को, राइट, हार्मफुल बैक्टीरियाज की ग्रोथ। तो इतनी चीज़ें याद रखना आप। एंटीबायोटिक्स कैसे बैक्टीरियाज पे अटैक करते हैं? सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देते हैं बैक्टीरिया के, जो बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है उसको ब्लॉक कर दिया। उसके बाद पूरी सेल वॉल को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, राइट। उसके बाद जो बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, वो बंद हो जाता है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। तो इस तरह से एंटीबायोटिक्स हम करते हैं। याद रखना 70% ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है इसी से आते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस से, इसीलिए बोला जाता है लार्जेस्ट फैमिली है ये। और सॉइल इज़ द मेजर सोल, क्वेश्चन आएगा व्हिच इज़ द मेजर सोल ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स, तो सॉइल, ठीक है, सॉइल से ही ये बैक्टीरियाज मिलते हैं, याद रखना इस चीज़ को। विटामिन सिंथेसिस की बात आएगी तो ई कोलाई बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा काम आता है। ये नॉर्मल गट बैक्टीरिया है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है, मेनली लार्ज इंटेस्टाइन में, राइट। तो ये बहुत तरह के विटामिन बनाता है सिंथेसिस करके, जैसा विटामिन के बनाता है जो कि आपके ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, राइट, ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। वैसे ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि आपके एनर्जी के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जितने बैक्टीरियाज मैंने बताए उनका क्या रोल है, एक लिस्ट बना के रख लो, आपके कहीं ना कहीं ऑप्शन एलिमिनेशन में काम आएगा, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ फाइनेंशियल मार्केट के टर्म्स की जो आपको कंफ्यूज करते हैं, उनका मतलब बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि ये सब चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन आ चुका है इन सब टर्म्स से, सभी टर्म्स पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी तो इकोनॉमी ही है, राइट।
टर्म्स वही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, तो बार बार पूछे जाएंगे बट अलग अलग लैंग्वेज में। तो आपको किसी भी लैंग्वेज में पूछे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू विल बी ईजिली एबल टू टैकल द क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले हम बुल मार्केट और बियर मार्केट की बात करेंगे, क्या होती है मार्केट और इनमें क्या डिफरेंस होता है। बुल मार्केट का सिंपल सा मतलब है कि जब मार्केट राइज कर रहा है, स्टॉक के प्राइसेस बहुत राइज कर रहे हैं। कोई बुल होता है जो सांड होता है, उसकी सींग उठाकर मारता है ना आपको, तो सींग उठे हुए हैं मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से बुल से याद रखना कि ऊपर की तरफ सींग जा रहे हैं, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। जब जो भी स्टॉक है उनके प्राइसेस लगातार राइज हो रहे हैं उसको बोलते हैं बुल मार्केट, राइट। मतलब मार्केट भी अपवर्ड जा रहा है, तो इन्वेस्टर्स का ऑप्टिमिज्म बढ़ेगा मार्केट में, राइट। लोगों को बिलीव होगा कि मार्केट ग्रो करेगा तो लोग और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा लोग शेयर्स को खरीदेंगे और ज़्यादा, तो शेयर्स की डिमांड इंक्रीज़ होगी, राइट। मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक इंडियन इकोनॉमी में और कंपनीज़ में ट्रस्ट बढ़ेगा। तो बुल मार्केट जब होती है तो बहुत अच्छी चीज़ है, राइट। क्वेश्चन आएगा, बुल मार्केट इज अ साइन ऑफ पॉजिटिव सेंटिमेंट, राइट, मोर बाइंग, प्राइस राइजेस एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज। तो ये बुल मार्केट होती है, याद रखना इसको। इसी का अपोजिट होता है बियर मार्केट। अच्छा, बिफोर नोइंग अबाउट बियर मार्केट एक चीज़ याद रखना, बुल मार्केट कोई एक दिन का राइज नहीं है। ऐसे यूपीएससी कंफ्यूज करेगा कि इट्स अ वन डे राइज, ऐसा नहीं है। बुल मार्केट बहुत ही लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है, राइट, जो महीनों तक, सालों तक चलता है। यूजुअली जब आपके देश में जीडीपी ज़्यादा होगी, जीडीपी ग्रोथ होगी, ठीक है, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को एक साथ प्रॉफिट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा, तभी आपके देश में बुल मार्केट होगी, राइट। इसका अपोजिट था बियर मार्केट, जहाँ पे जो शेयर के प्राइसेस हैं वो गिरने लगते हैं, राइट, तो मार्केट डाउन चले जाती है, ठीक है। तो याद रखना कि बियर जो है डाउनवर्ड हिट करता है और बुल जो है अपवर्ड हिट करता है। इस तरह से आपको मार्केट दोनों पता रहेंगी, बुल मार्केट एंड बियर मार्केट, राइट। अब ये बबल क्या होता है, क्या बोलते हैं कि मार्केट में बबल आया हुआ। एक्चुअली ये बुल मार्केट के टाइम पे ही ये इंसिडेंट कई बार होता है। कुछ एसेट्स का प्राइस इतना ज़्यादा राइज कर जाता है कि जितनी उन एसेट्स की एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, राइट। मतलब प्राइस उनके इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू उतनी है नहीं ओवरऑल, ठीक है। तो लोग क्या होता है, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, लोग स्पेकुलेट करने लगते हैं कि इसके प्राइस तो बढ़ते ही रहेंगे। हर कोई फिर इसी के शेयर खरीदने लगता है, इसी एसेट के शेयर खरीदने लगता है, राइट, बिना किसी लॉजिक के। तो इसके डिमांड इंक्रीज होती है, प्राइस बहुत ज़्यादा हाई चला जाते हैं, राइट। बट क्योंकि इसकी एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू तो इसकी है नहीं, ये सिर्फ एक बबल बना हुआ है, राइट। इनका एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल इनकी इनकम उतनी नहीं है इस एसेट की, राइट। तो वो बबल एक दिन बर्स्ट हो जाता है और पूरा मार्केट क्रैश हो जाता है अचानक से। सपोज़ आप रियल इस्टेट का एग्जांपल ले लो। रियल इस्टेट में बबल कैसे फॉर्म होता है, कुछ हाउसेज हैं जिनकी कीमत है 50 लाख, राइट, वो 1 करोड़ में बिकना शुरू हो जाते हैं अचानक। लोगों को लगता है कि ये और ज़्यादा राइज करेगा, 50 लाख का घर 1 करोड़ बिक रहा है, इसके शेयर्स खरीद लो, राइट। सडनली इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है, राइट, फिर अचानक से वो डिमांड बिल्कुल कम हो जाती है, ठीक, और प्राइस वापस से 60 लाख पे आ जाता है, राइट। तो इसको कहते हैं बबल बस्ट। ग्रीन बॉन्ड और म्युनिसिपल बॉन्ड्स तो मैं आपको अपने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, देखना, ठीक है। अब ये लिबॉर, मिबॉर, ये सब क्या है, क्वेश्चन आएगा कि लिबॉर, मिबॉर, ऑफन सीन इन न्यूज़, क्या हैं ये टर्म्स, या इन टर्म्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबॉर एंड मिबॉर। तो ये कुछ नहीं है, बस इंटर बैंक लेंडिंग रेट्स है। इतना याद रख लो कि बैंक्स जब एक दूसरे को लोन देते हैं तो वो किस रेट पे देते हैं, वही है लिबॉर और मिबॉर, ठीक है। कई बार बैंक के पास क्या होता है, पैसे की कमी हो जाती है, कैश का शॉर्टेज हो जाता है, तो बैंक दूसरे बैंक से कुछ शॉर्ट टाइम के लिए पैसे मांगता है। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट रेट्स का यूज़ होता है। एक होता है लिबॉर, ठीक है, जो कि लंदन में यूज़ होता है और ग्लोबल मार्केट में भी यूज़ है लिबॉर का, राइट। ग्लोबली भी यूज़ होता है और लंदन में तो होता ही है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, पहले ये लिबॉर जो था ये ग्लोबल बेंचमार्क हुआ करता था, ठीक है, लोन से, डेरिवेटिव से इसको लिंक किया जाता था, ठीक है। अभी धीरे धीरे लिबॉर को फेज आउट कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करते हैं लोग रेट्स में, राइट। तो इंडिया में अभी क्या यूज़ हो रहा है, मिबॉर, ठीक है। ये मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है। वैसे ये लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट था ना, वैसे ही मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट है ये, ठीक है। ये ऐसा रेट है जिसपे इंडियन बैंक से एक दूसरे से पैसा बोरो करते हैं या लैंड करते हैं, एक दूसरे को उधार देते हैं या लेते हैं एट द रेट ऑफ मिबॉर, ठीक है। ये इंडियन मनी मार्केट पे बेस्ड है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। सपोज़ कोई बैंक ए है, उसको पैसे चाहिए और बैंक बी के पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं, तो बैंक ए जो है बैंक बी से बोरो करेगा मिबॉर पे, अगर इंडिया में है तो, और ग्लोबली वो लिबॉर पे बोरो करेगा, ओके। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो समझ आ गया, लिबॉर और मिबॉर क्या है, इंटर बैंक लेंडिंग रेट। ऐसे टर्म देख के डरा मत करो, बहुत सिंपल से टर्म्स होते हैं, ठीक है। इन टर्म्स को समझने में आप पूरा दिन लगा देते हो, मगर एक्चुअली इतना टाइम डिजर्व नहीं करते। ये 15-20 मिनट के अंदर इसको निपटा के खत्म करो, आगे पढ़ाई करो, ओके। अब मसाला बॉन्ड क्या होते हैं, देखो मसाला बॉन्ड क्या होता है, ऐसे बॉन्ड्स जो कि इंडिया के बाहर इशू किए जा रहे हैं, ऐसे बॉन्ड्स जो कि आउटसाइड इंडिया इशू किए जा रहे हैं, बट फिर भी वो इंडियन रुपी में इशू किए जा रहे हैं, राइट। मतलब
कोई भी इंडियन गवर्नमेंट है, राइट, कोई भी इंडियन कंपनी है, उसको पैसा चाहिए, राइट, तो वो बॉन्ड इशू करेगी, शेयर इशू करेगी, ठीक है, ताकि पैसे मिल सके उस शेयर के बदले या उस बॉन्ड के बदले। लेकिन वो बॉन्ड अगर फॉरेन इन्वेस्टर से पैसे लिए जाने के लिए इशू किए जा रहे हैं कि हमें फॉरेन इन्वेस्टर से पैसे चाहिए, ठीक है, मतलब आउटसाइड इंडिया बॉन्ड इशू करना पड़ेगा, है फॉरेन से पैसे चाहिए तो, राइट। तो लेकिन किस में इशू होगा, वो रुपीज़ में इशू होगा, डॉलर में नहीं, राइट। तो इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न मिलेगा वो भी रुपये में मिलेगा, डॉलर में नहीं मिलेगा। उस बॉन्ड में जो भी पैसा लगाएगा कोई फॉरनर होगा, इस बॉन्ड को खरीदा, फिर भी उसको जो रिटर्न मिलेगा वो रुपये में मिलेगा, डॉलर में नहीं मिलेगा, राइट। क्यों बोलते हैं इसको मसाला? बस इंडियन फ्लेवर देने के लिए, ठीक है। जैसे मसाला चाय बोलते हो, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही मसाला बोल दिया क्योंकि इंडियन बॉन्ड है, राइट। सिंपल सा एग्जांपल देखो, किसी इंडियन कंपनी को पैसा चाहिए, कोई इंडियन कंपनी में पैसा चाहिए, उसने मसाला बॉन्ड इशू कर दिया किसी फॉरेन मार्केट में, सपोज लंदन में मसाला बॉन्ड इशू कर दिया इंडियन कंपनी ने। अब कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स है, वो इस मसाला बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, राइट। भले ही वो इन्वेस्ट डॉलर में कर रहा है, बट उसको जो रीपेमेंट होगा वो रुपये में ही होगा, राइट। इस चीज़ को याद रखना। अब इस मसाला बॉन्ड का फ़ायदा क्यों है, क्यों ज़रूरत है ऐसे रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड को इशू करने की? ताकि करेंसी रिस्क को मिटिगेट किया जा सके, ठीक है। अगर रुपी कमज़ोर होता है तो इससे इंडियंस का नुकसान ना हो, ठीक है। देखो होता क्या है कि सपोज़ रिलायंस कंपनी है, राइट, रिलायंस कंपनी है, उसने मसाला बॉन्ड इशू किया, राइट। अब कोई यूएस का इन्वेस्टर है, उसने 10 लाख रुपए का ये बॉन्ड खरीद लिया, 10 लाख रुपए इस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिए। 5 साल बाद क्या होगा, ये इन्वेस्टर्स को मिलेंगे 10 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट। सपोज 2 लाख का इंटरेस्ट मिल गया उसको, 10 लाख तो मिले क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया था यूएस के इन्वेस्टर ने, प्लस इसको 2 लाख क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। अब यहाँ पे अगर रुपया कमज़ोर हो जाता है तो इन्वेस्टर्स के ऊपर आएगा उसका लॉस, इन्वेस्टर लॉस बियर करेगा, और रुपया स्ट्रेंथन होता है तो इन्वेस्टर्स का फ़ायदा भी होगा, राइट। तो करेंसी का जो रिस्क था डॉलर में, वो रुपये में अगर हम बॉन्ड इशू करेंगे उसमें नहीं रहेगा, राइट। करेंसी रिस्क इन्वेस्टर्स से चला जाएगा, इंडियन कंपनी रिलायंस जो है वो सेफ़ रहेगी, उस पर करेंसी रिस्क का कोई खतरा नहीं पड़ेगा, राइट। अगर हम जो नॉर्मल फॉरेन लोन लेते थे, जो डॉलर्स में लेते थे, ठीक है, उसमें इंडियन कंपनी सफ़र करती है अगर रुपया कमज़ोर होता है। लेकिन मसाला बॉन्ड में इन्वेस्टर सफ़र करेगा, कंपनी सफ़र नहीं करेगी, इंडियन कंपनी सफ़र नहीं करेगी, राइट। तो इसीलिए मसाला बॉन्ड इशू करते हैं ताकि करेंसी रिस्क को मिटिगेट किया जा सके। समझ आ गया मसाला बॉन्ड का कॉन्सेप्ट? अब क्वेश्चन ये भी आता है कि इसके डिसएडवांटेज क्या है मसाला बॉन्ड के। देखो इन्वेस्टर्स को पता है कि क्योंकि उनको रिटर्न रुपये में मिलेगा तो उनका ये करेंसी रिस्क है उनके साथ भी, तो इन्वेस्टर्स बेवकूफ़ तो होते नहीं हैं, तो कई बार इन्वेस्टर्स बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट डिमांड करते हैं, राइट। तो ये चीज़ याद रखना। और ज़्यादा अट्रैक्टिव इसलिए भी नहीं मसाला बॉन्ड क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता कि रुपये हमेशा अनस्टेबल ही रहे, राइट। तो ये सब कुछ इशूज़ है, बट ओवरऑल मसाला बॉन्ड का इंटेंट क्या है वो आपको समझ आ गया, ओके। मसाला बॉन्ड के बारे में की फैक्ट याद रखना, रुपी डिनोमिनेटेड है, आउटसाइड इंडिया, ओवरसीज़ इशू किए जाते हैं, राइट। और कहीं ना कहीं करेंसी रिस्क जो है उसको मिटिगेट करने के लिए, कंपनीज का करेंसी रिस्क मिटिगेट हो जाए और वो करेंसी रिस्क इन्वेस्टर्स के ऊपर चला जाए, इसलिए मसाला बॉन्ड को इशू करते हैं, राइट। सबसे पहली बार आईएफसी ने इशू किया था 2013 में, वर्ल्ड बैंक का ग्रुप था। उसके बाद इंडिया में भी मसाला बॉन्ड परमिट हुए 2015 से, राइट। एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं? ऐसे इन्वेस्टर्स जो स्टार्टअप्स में या छोटे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। अब सपोज आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, सबसे पहले आप क्या ढूंढते हो? इन्वेस्टर ढूंढते हो। कोई आपके बिजनेस पे ट्रस्ट क्यों करेगा, कोई आपको पैसे क्यों देगा? अगर कोई दे देता है तो आप क्या बोलोगे, भाई आप तो मेरे लिए एंजल बन के आए हो, राइट। इसीलिए उसको एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। कोई ऐसा रिच इंसान, रिच इंडिविजुअल जो कि अपने पैसे को आपके स्टार्टअप में लगाए बहुत ही शुरुआती दौर में, ठीक है। याद रखना कि एंजल इन्वेस्टर कभी कोई कंपनी नहीं हो सकती, एक इंडिविजुअल ही होता है जो कि अपने पर्सनल फंड्स को एक स्मॉल बिजनेस में या एक नए स्टार्टअप में लगाता है, राइट। तो एंजल इन्वेस्टर तब कम आते हैं जब आपके स्टार्टअप का आइडिया बिल्कुल न्यू है और बहुत रिस्की भी है, ठीक है। आपको समझाना पड़ता है कि कैसे प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसीलिए इनको एंजल बोला जाता है कि वो स्टार्टअप को उस टाइम पे आके सेव कर रहे हैं जब कोई भी उनको फंड करने को रेडी नहीं है, राइट। एंजल इन्वेस्टर्स ना सिर्फ फंड करते हैं स्टार्टअप को, बल्कि उनको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस कॉन्टैक्ट्स देते हैं, गाइडेंस देते हैं कैसे अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हो, क्योंकि इवेंचुअली उनका भी पैसा लगा है उस बिजनेस में, राइट। प्रीफरेंस शेयर क्या होते हैं? स्पेशल शेयर होते हैं जिनको प्रायोरिटी दी जाती है ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। देखो किसी कंपनी में 2 तरह का शेयर होल्डर होते हैं, एक तो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं और दूसरे प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, राइट। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो रियल ओनर होते हैं कंपनी के, और जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनकी लिमिटेड ओनरशिप होती है कंपनी पे, उनका कोई कंट्रोल नहीं होता, उनके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं होते, राइट। अब जिनके पास इक्विटी होती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का तो प्रॉफिट वेरी करता है, प्रॉफिट जितना होगा उतना ज़्यादा उनको मिलेगा, ठीक है, उसका परसेंटेज। लेकिन प्रीफरेंस शेयर होल्डर का फिक्स डिविडेंड होता है,
कि उनको 8% मिलेगा तो 8% मिलेगा, 10% मिलना है 10% मिलेगा, राइट। तो इसलिए प्रीफरेंस शेयर वालों को पहले पे कर दिया जाता है, राइट। इक्विटी शेयर होल्डर्स को लास्ट में पे किया जाता है, क्योंकि वो तो ओनर ही हैं, वो प्रॉफिट के हिसाब से उनको पेमेंट होगी। पहले प्रीफरेंस वालों का जितना परसेंटेज डिसाइडेड है उतना दे दो, राइट। सपोज कोई कंपनी है जिसका प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ रुपए का, अब उसमें प्रीफरेंस शेयर होल्डर जो है उनको पहला फिक्स है, उनका 10 लाख रुपए मिलना ही है, तो फिक्स 10 लाख रुपए मिल गया। रिमेनिंग जो 90 लाख बचा है वो जाएगा किसको? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, राइट। तो ये चीज़ समझ आनी चाहिए आपको कि प्रीफरेंस शेयर होल्डर को उनके फिक्स डिविडेंड मिलते हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। मेनली यही 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये भी याद रखना कि प्रीफरेंस शेयर को हाइब्रिड सिक्योरिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास दोनों चीज़ें होती हैं, थोड़ी बहुत इक्विटी भी होती है, मतलब थोड़ा बहुत कंट्रोल भी होता है कंपनी के ऊपर, मतलब ओनरशिप तो होती है थोड़ी बहुत क्योंकि शेयर है, राइट। और डेप्ट भी होता है, यानी कि फिक्स्ड इनकम भी उनके पास है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि प्रीफरेंस शेयर वालों को प्रायोरिटी दी जाती है ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। उनको उनका फिक्स डिविडेंड पहले मिल जाएगा, ठीक है, इवन बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर्स डिस्पाइट बीइंग द ओनर ऑफ द कंपनी। बेसिकली अब क्या फैक्ट्स याद रखने हैं आपको प्रीफरेंस शेयर के बारे में? प्रीफरेंस शेयर में फिक्स इनकम होती है, राइट। रिस्क लो होता है, रिस्क बहुत लो होता है, स्टेबल इनकम होती है, राइट। और वोटिंग पावर नहीं होती है, राइट। और वहीं अगर इक्विटी शेयर की बात करें, इक्विटी की बात करें, तो इसमें क्या होता है? इनकम वेरिएबल होती है, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग होती है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, राइट। वोटिंग पावर होती है इनके पास कंपनी की मेजर डिसीजन मेकिंग में। तो एंजल इन्वेस्टर, प्रिंसिपल, प्रीफरेंस शेयर, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। पेड ऐप कैपिटल क्या होती है? पेड ऐप कैपिटल मतलब कि वो मनी जो कि एक्चुअली पे की गई है शेयर होल्डर्स के द्वारा टू द कंपनी शेयर, राइट। कंपनी के शेयर के लिए शेयर होल्डर्स ने जितना पैसा दिया है उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल, ओके। सपोज कैसे समझाऊँ? सपोज कोई कंपनी है, राइट, उसने इशू करे कुछ शेयर्स इशू करे, इन्वेस्टर्स ने उस शेयर को खरीदा, राइट। अब जितना अमाउंट वो एक्चुअली पे कर रहे हैं उस शेयर को खरीदते वक्त उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल, राइट। सपोज किसी कंपनी में 1000 शेयर इशू किए हैं, ठीक है, और एक शेयर 10 रुपये का है, राइट। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई शेयर्स की? 10,000 रुपये हो गई, राइट। अब कोई शेयर होल्डर है जिसने पूरा फुल अमाउंट पे किया है, ठीक है, सारे शेयर खरीदने के लिए फुल अमाउंट पे किया है, तो पेड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी। अगर सभी शेयर होल्डर्स ने पूरे 10,000 रुपये का शेयर ले लिया है तो मतलब पेड अप कैपिटल वाइज शेयर होल्डर्स कितनी हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी, राइट। इस तरह समझ लो इसको, ओके। अब ऐसा भी होता है कंपनी ने 10 रुपये का एक शेयर निकाला, लेकिन इन्वेस्टर्स क्या कह रहे हैं कि अभी हम 6 रुपये पे करेंगे, 4 रुपये बाद में पे करेंगे, राइट। तो ऐसे केस में अगर सारे शेयर्स बिक गए तो टोटल पेड अप कैपिटल 6,000 ही हो पाएगी, 10,000 नहीं हो पाएगी, राइट। तो जो 4 रुपये बच रहे हैं उसको बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल, ये भी नोट कर लो। अनकॉल्ड कैपिटल होती है जो बच जाती है पेड अप कैपिटल के अलावा, राइट। तो ये पेड अप कैपिटल्स का फंडा है, इसको याद रखना। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम शेयर होल्डर्स, ठीक है। हमेशा ज़रूरी नहीं जितने के शेयर इशू हुए हैं अगर सभी शेयर्स बिक गए तो एग्जैक्टली उतने ही पैसे कंपनी को मिले, ठीक है। अनकॉल्ड कैपिटल भी होती है, इसलिए जो पेड अप कैपिटल है, जो एक्चुअल वैल्यू पे की गई है सभी शेयर्स के लिए, वही पेड अप कैपिटल कहलाती है, इसको याद रखना। ऐसे स्टेटमेंट यूपीएससी दे सकता है कि पेड अप कैपिटल एक्चुअली क्या दिखाती है? इट शोज द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम शेयर होल्डर्स, राइट। ऐसे भी बता सकता है, या फिर ये भी दे सकता है कि पेड अप कैपिटल शोज द फंड्स अवेलेबल विद कंपनी, कितने फंड कंपनी के पास है। बिल्कुल सही बात है, राइट। यूपीएससी क्या ट्रैप सेट कर सकता है इसमें? यूपीएससी बोलेगा कि पेड अप कैपिटल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल कंपनी कैन रेज। ऐसा नहीं है, टोटल कैपिटल तो 10,000 रेज कर सकती है कंपनी, बट उसको मिल 6,000 ही रहे थे पेड अप कैपिटल, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, राइट। पेड अप कैपिटल सिंपल सा मतलब है कितने पैसे एक्चुअली कंपनी को मिले, राइट। ये चीज़ याद रखना। ये डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट को फुल फॉर्म होता है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, ठीक है। डीमैटेरियलाइज कर दिया जाता है प्रोसेस को। कौन सा प्रोसेस है, किसकी बात हो रही है? सपोज आपका बैंक में अकाउंट है, कोई बैंक में कोई अकाउंट है, वहाँ पे आपके पैसे जमा होते हैं, आपकी मनी जमा होती है वहाँ पे बैंक के अंदर, राइट। वैसे ही जो आपका डीमैट अकाउंट होता है वहाँ पे आपके शेयर्स जमा होते हैं, राइट, जो आप शेयर्स कंपनी से खरीदते हो, राइट। तो डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पे आपके शेयर्स को डिजिटली स्टोर किया जाता है, फिजिकल सर्टिफिकेट के तौर पे नहीं, डिजिटली स्टोर किया जाता है इंस्टेड ऑफ पेपर सर्टिफिकेट। तो पेपर सर्टिफिकेट नहीं यूज़ होते, यहाँ पे डिजिटल डीमैट अकाउंट यूज़ होता है, राइट। सपोज आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो पहले आपको एक पेपर सर्टिफिकेट मिलता था, लेकिन अभी आपके शेयर्स एक डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाते हैं, तो आपके शेयर्स को चोरी होने का, डैमेज होने का कोई खतरा नहीं है, राइट। तो इसीलिए बोला जाता है अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है पहले आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, राइट। फिर आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर खरीदोगे और वो शेयर्स आपके स्टोर्ड होंगे डीमैट अकाउंट में, राइट। जब आप सेल करोगे तो इस डीमैट अकाउंट से शेयर अपने आप कम हो जाएंगे, राइट। अच्छा, इंडिया में डीमैट अकाउंट्स को मैनेज कौन करता है? NSDL, राइट।
CDSL ये लोग मैनेज करते हैं। NSDL क्या है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। CDSL क्या है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, राइट। तो ये लोग डीमैट अकाउंट को मैनेज करते हैं। ओवरऑल रेगुलेशन सेबी के अंदर ही आता है, राइट। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का नाम सुनते ही आपको ये बास्केट याद आना चाहिए, तो आपको समझ आ जाएगा क्या होता है। ये एक बास्केट है जिसके अंदर सिक्योरिटीज़ भरी होती हैं, ठीक है। स्टॉक्स हो गए, गोल्ड हो गए, बॉन्ड हो गए, राइट। लेकिन इसको ट्रेड किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज पे लाइक अ शेयर, राइट। सपोज निफ्टी कंपनी का कोई ETF है, ठीक है। एक बास्केट है जिसके अंदर निफ्टी का है, ये ETF निफ्टी का है, ठीक है। उसमें 50 कंपनीज़ के शेयर्स हैं, ठीक है, टॉप 50 कंपनीज़ के, ओके। अब आप क्या करोगे, आप उन 50 कंपनीज़ के शेयर्स को सेपरेटली खरीदने के बजाय आप निफ्टी से एक ETF ले लोगे, क्योंकि आपको पता है निफ्टी के एक बास्केट में 50 कंपनीज़ के शेयर्स हैं। तो आपने क्या किया, आपने 1 ETF खरीद लिया, तो इनडायरेक्टली आपने उन सभी 50 कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, राइट, जिनके इस बास्केट में हैं। तो ये काम होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का। कंपेरेटिवली आपको लो कॉस्ट पे करनी पड़ती है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाता है, राइट। हाईली लिक्विड है, इजीली आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है। बिल्कुल शेयर्स की तरह ही ट्रेडर्स होते हैं ETF पे। तो ये चीज़ याद रखना, ETF। आपको लगेगा म्यूचुअल फंड भी तो यही होता है, ऐसा ही कुछ होता है। तो याद रखो कि जो एक्सटर्नल ट्रेडेड फंड है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, इनको एक्चुअली हम एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हैं, राइट। इनके प्राइस दिन में बदलते रहते हैं, इनके लिए डीमैट अकाउंट चाहिए होता है, राइट। वहीं जो म्यूचुअल फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड के लिए कोई डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए होता जनरली, ठीक है। उनके प्राइस फिक्स होते हैं, एक दिन में एक ही रहेगा, प्राइस अप डाउन नहीं होगा। तो ये डिफरेंसेस होते हैं। इसकी सबसे खास बात होती है कि किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करता रहता है ये ETF, राइट। जैसे ट्रैकिंग है स्पेसिफिक इंडेक्स, या तो ये निफ्टी को ट्रैक करते रहते हैं या फिर सेंसेक्स को, राइट, जैसा भी है। तो जो भी उस पर लिस्ट, जो भी स्टॉक एक्सचेंज होता है उस पर लिस्टेड रहते हैं ETF, राइट। आप किसी भी वक्त उनको खरीद सकते हो और बेच भी सकते हो मार्केट आवर्स में, ओके। याद रखना ETF के भी प्राइसेस जैसे नॉर्मल शेयर्स के प्राइसेस दिन भर चेंज होते रहते हैं, ज़्यादा होते रहते हैं, कम होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि प्राइस दिन भर स्टेबल रहते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको ETF के बारे में पता होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज़ पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक क्या होता है? पेनी स्टॉक मतलब बहुत ही लो प्राइस के शेयर, लो प्राइस के शेयर किसके, बहुत ही छोटी छोटी कंपनीज़ के, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, ज़्यादा लिक्विड नहीं होते, आप इजीली खरीद बेच नहीं सकते उनको, और बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, उनको बोलते हैं पेनी स्टॉक। इनकी कीमत बहुत कम होती है, 1 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, इस तरह के शेयर्स, राइट। यूजली ये शेयर बहुत ही छोटी कंपनी को या फिर बहुत अननोन कंपनीज़ को बिलोंग करते हैं। सपोज़ कोई कंपनी है जिसका शेयर है 5 रुपये, अब आपने उस कंपनी के 1000 शेयर खरीद लिए 5000 रुपये दे के, राइट। अब अगर इस कंपनी का प्राइस 10 हो जाता है, इस शेयर का प्राइस 10 चला जाता है, मार्केट ऊपर चला जाता है, तो मनी आपकी डबल हो गई, आपके 5000 के 10,000 बन गए, राइट। लेकिन अगर इसका प्राइस 1 रुपये हो गया तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया, राइट। तो इसमें हाई रिवॉर्ड भी है, पैसा डबल हुआ तो डबल हो जाएगा सीधे, लेकिन लॉस भी बहुत ज़्यादा है, बिग लॉस होता है। हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड है पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने में, राइट। फ़ायदा ये है कि बहुत ज़्यादा लो प्राइस पे आप खरीद सकते हो इसको, लेकिन हाईली वॉलेटाइल होते हैं। जो स्मॉल कमज़ोर कंपनियां होती है वही ऐसे शेयर इशू करती हैं, ठीक है। पेनी स्टॉक का रेगुलेशन सही से नहीं होता, बहुत ही पुअरली रेगुलेटेड होते हैं। और ये मार्केट जो पेनी स्टॉक वाली होती है, इसके शेयर्स को ईजिली मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, राइट। पंप एंड डंप स्कीम टर्म यूज़ होता है इसके लिए, पंप एंड डंप स्कीम, राइट। तो याद रखना ये सारी चीज़। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ये एक इलीगल एक्ट है ऑफ ट्रेडिंग सिक्योरिटीज़ टू गेन अनफेयर एडवांटेज बेस्ड ऑन नॉन पब्लिक प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिक में नहीं है, जो कि प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, उसका फ़ायदा उठाते हुए आप ट्रेड सिक्योरिटीज़ को जो है उसमें आप फ़ायदा उठाते हो। मतलब आप क्या कर रहे हो, शेयर्स को ख़रीद रहे हो, बाई कर रहे हो, राइट। आप शेयर्स को बेच रहे हो यूजिंग अ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, किसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अनफेयर एडवांटेज देती है बाकी इन्वेस्टर्स पे, राइट। तो याद रखो ये चीज़ कि इसमें जो है नॉन पब्लिक और प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके शेयर मार्केट में बहुत अनफेयर एडवांटेज पाने की कोशिश की जाती है इनसाइडर्स के द्वारा, राइट, इनसाइडर ट्रेडिंग के थ्रू। सपोज़ कोई कंपनी है जो कि अनाउंस करती है कि हमारा बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, राइट। अब उस कंपनी में कोई इनसाइडर है, सपोज़ उस कंपनी का कोई एम्प्लॉई है या उस कंपनी का डायरेक्टर है, वो इस चीज़ को बाकी इन्वेस्टर से पहले उसको ये बात पता चल जाएगी ये कंपनी मुनाफा कमाने वाली है, तो ये क्या करेगा, पहले ही उस कंपनी के शेयर खरीद लेगा, राइट। तो जब अनाउंसमेंट होगा, प्राइस बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसका होगा, इस इनसाइडर का ही होगा। बट दिस इज़ इलीगल, ओके। इससे मार्केट में जो फेयरनेस है वो ब्रेक हो जाती है,
स्मॉल इन्वेस्टर्स को बहुत झटका लगता है और स्टॉक प्राइसेस बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट होते हैं, राइट। इंडिया में इनसाइडर ट्रेडिंग को रेगुलेट किया गया है सेबी के तहत और इसकी बहुत स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ लगाई गई हैं। ऐसा करने पे आपको जेल भी हो सकती है, राइट। इनसाइडर ट्रेडिंग जो है इलीगल है तभी है जब ये किसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड हो या फिर नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड हो, राइट। अगर इन्फॉर्मेशन पब्लिक है तब फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, तब फिर वो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कहलाएगी। बट अगर नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन आपने पहले ही पब्लिक करके उस पर शेयर्स खरीद लिए तो फिर आपको जेल हो जाएगी या सज़ा मिलेगी। इस चीज़ को याद रखना, राइट। राउंड ट्रिपिंग का मतलब क्या होता है? मनी को बाहर भेजना पहले तो, और उसको फिर से इंडिया में लेके आना एज अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा किया जाता है आपको ब्लैक मनी को छुपाने के लिए, ठीक है, टैक्स में बेनिफिट्स पाने के लिए, ठीक है, और फेक फॉरेन इन्वेस्टमेंट दिखाने के लिए कि बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सिंपल सा एग्जांपल सोचो कि एक बिजनेसमैन है कोई, ठीक है, उसके पास 10 करोड़ रुपए का काला धन पड़ा है, यानी ब्लैक मनी पड़ी हुई है, ठीक है। वो अपने इस 10 करोड़ को भेजता है कुछ टैक्स हेवन कंट्रीज़ में जैसे कि मॉरिशस, राइट। वहाँ पे ये बिजनेसमैन क्या करता है, एक छोटी सी शेल कंपनी बनाता है, राइट। अब ये इसी इंसान की कंपनी है जिसने ये पैसे मॉरिशस भेजे हैं, राइट। अब ये शेल कंपनी क्या करती है, उस पैसे को इन्वेस्ट करती है भारत में एज FDI, राइट। तो ये तो गवर्नमेंट को क्या लगेगा, हमारे देश में नॉर्मल इन्वेस्टमेंट आया है, राइट। बट एक्चुअली इसी का पैसा ब्लैक से वाइट होकर इंडिया वापस आ गया, राइट। ऐसी राउंड ट्रिपिंग को मॉनिटर करते हैं सेबी भी और ED भी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी। ये इलीगल है। राउंड ट्रिपिंग हमें ये सिखाती है कि सभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जेन्युइन इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हमारी इंडियन मनी ही वापस इंडिया में आ रही। राउंड ट्रिपिंग का इस्तेमाल होता है मनी लॉन्ड्रिंग में, राइट, टैक्स इवेजन में, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही, क्योंकि 30 मिनट्स ओवर हो गए हैं। सो इसको ऐड करते हैं और कोशिश करना इन टर्म्स को रिवाइज करो। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी फॉर्म में रिसेंट ईयर्स में फाइनेंशियल मार्केट से क्वेश्चन बहुत आ रही है UPSC में, तो इसको हल्के मत लेना, अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू। कमेंट में प्रेजेंट मार के जाना, ओके।